हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारी मैथ की क्लास के बारे में। और यह हमारी मैथ की जो क्लास है वह होगी क्लास नंबर 4। यह हमारी क्लास 4 होगी और यह होगी नंबर सिस्टम चैप्टर के बारे में। इससे पहले हमने 3 बेसिक क्लासें पढ़ी हैं दोस्तों। और यह हमारा होगा चैप्टर नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम को दोस्तों हिंदी में कहा जाता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। यह वीडियो दोस्तों संख्या पद्धति की पहला पार्ट होगा, यानी कि हमारा यह भाग 1 होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं दोस्तों, जो अक्सर हमको आनी चाहिए, क्योंकि उनके बिना यह चैप्टर बिल्कुल भी अधूरा है। हमको अगर संख्याओं के बारे में पता होगा कि किस प्रकार की कितनी कितने टाइप्स होते हैं संख्याओं के, किस किस प्रकार की संख्या होती है, तो उसके बाद में हम क्वेश्चंस को आराम से हल कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों होता है जातीय मान। संख्या पद्धति में सबसे पहला जो परिभाषा आएगी वह आएगी जातीय मान की। अब जातीय मान को दोस्तों कई और भी नामों से पुकारा जाता है। जातीय मान को वास्तविक मान भी कहा जाता है। जातीय मान भी कहा जाता है, वास्तविक मान भी कहा जाता है। वास्तविक मान या फिर कह दे जातीय मान, या फिर कई बार इसको शुद्ध मान भी लिखा जाता है। शुद्ध मान, जातीय मान, वास्तविक मान, शुद्ध नाम, शुद्ध मान, या फिर इसके अलावा अंकित मान भी लिखा जाता है कई बार इसको। अंकित मान। तो ये सभी जो नाम है, ये सभी के सभी एक ही नाम है। जातीय मान, वास्तविक मान, शुद्ध मान, अंकित मान। तो ये सारे के सारे, इनको इंग्लिश में सिर्फ एक ही शब्द से लिखा जाता है और वो लिखा जाता है फेस वैल्यू। इंग्लिश में इसको क्या लिखा जाएगा? इंग्लिश में लिखा जाएगा इसको फेस वैल्यू। दोस्तों जातीय मान, वास्तविक मान, शुद्ध मान या फिर अंकित मान जो होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू, यह क्या होता है? अगर हमारे पास मान लो कोई भी संख्याएं, कोई भी नंबर आ गया, जैसे मैंने यहाँ मान लो एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ कोई मैं संख्या लिखता हूँ। जैसे मैंने ये एक संख्या लिखी 439276, ये नंबर लिख दिया, कोई भी एक संख्या लिख दी। तो इसके अंदर जो जातीय मान होगा इसका, या इसकी फेस वैल्यू होगी, वह फेस वैल्यू होती है, वह खुद अंक ही उसकी फेस वैल्यू होती है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ 9 का जो जातीय मान है वह क्या है, तो 9 का जातीय मान 9 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि 7 का जातीय मान क्या है, तो 7 का जातीय मान 7 हो जाएगा। यानी कि 7 की जो फेस वैल्यू है वह हमारी 7 हो जाएगी, 9 की फेस वैल्यू 9, 4 की फेस वैल्यू 4 हो जाएगी। तो फेस वैल्यू वही होती है जो वह खुद अंक होता है। यानी कि जातीय मान, वास्तविक मान और शुद्ध मान या फिर अंकित मान, ये सभी एक ही है नाम है दोस्तों। कई बार इसको जातीय मान कह दिया जाता है, कई बार वास्तविक मान कह दिया जाता है, कई बार शुद्ध मान कह दिया जाता है और कई बार अंकित मान लिखा भी मिल जाता है। इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम मिलेगा आपको लिखा हुआ, वो है मिलेगा फेस वैल्यू। जिस भी अंक का वह खुद अंक होता है, वह खुद अंक ही क्या होता है, जातीय मान होता है, यानी कि फेस वैल्यू होता है। इसके अलावा दोस्तों एक परिभाषा और आती है, वो आती है स्थानीय मान की। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान। स्थानीय मान को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान जो प्लेस वैल्यू है वह क्या होता है दोस्तों? स्थानीय मान और जातीय मान में थोड़ा सा फर्क होता है। स्थानीय मान वह होता है जो किसी भी संख्या में अगर कोई अंक जिस स्थान पर होगा, जिस स्थान पर होता है, वह उसका स्थानीय मान कहलाता है। यानी कि वह नंबर किस जगह पे है, यानी कि वह नंबर जो किस जगह पे आ रहा है, वह उसका स्थानीय मान कहलाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखते हैं कि स्थानीय मान किस प्रकार से निकालते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ संख्या ली 4 3 9 8 2 6 7। यह एक संख्या लिखी मैंने, और इस संख्या में हम देखेंगे कि अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ 2 है, जो इसका स्थानीय मान बताओ, तो 2 का स्थानीय मान का मतलब होगा 2 जो जिस पैलेस पे आ रहा है वह लिखा जाएगा। उसके बाद जो राइट साइड में जितने भी अंक आएंगे वो उतने जीरो लिखे जाएंगे।
तो यहाँ 2 का जो हमारे पास स्थानीय मान हो जाएगा वह हो जाएगा 200। 200 हमारी इसकी प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान हो जाएगा। अगर मैं कहूँ यहाँ 4, 4 का स्थानीय मान बताओ, तो 4 के बाद में यहाँ कितने अंक है? 1 2 3 4 5। 4 के बाद 5 अंक है, तो 4 के बाद हम 5 जीरो लगाएंगे, तो यह हो जाएगा 4 का स्थानीय मान। इस प्रकार से अगर मैं कहूँ कि यहाँ 8 का स्थानीय मान बताओ, तो 8 के बाद में 3 अंक हैं, तो 3 बार जीरो लिख दोगे आप। ये हो जाएगा 8 का स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी कि जिस पैलेस पे वह आ रहा है वह लिखो, उसके बाद में जितने भी अंक आएंगे उतने जीरो लगा सकते हो आप, तो वह हो जाएगा स्थानीय मान। अगर इन्हीं क्वेश्चंस में अगर मैं आपको सबसे पहले पूछता कि 2 का जातीय मान बताओ, यानी कि 2 की फेस वैल्यू बताओ, 2 की फेस वैल्यू 2 हो जाती, तो आंसर आता हमारा 2। 4 का जातीय मान, 4 का जातीय मान यानी कि 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी, 2 की फेस वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि 2 का जातीय मान 2, 4 का जातीय मान 4, 6 का जातीय मान 6, 3 का जातीय मान 3। लेकिन प्लेस वैल्यू के अंदर क्या होता है, वह अंक जिस स्थान पे आता है वह लिखा जाएगा, उसके बाद में जितने भी अंक आते हैं वह उतने ही उसमें जीरो लिखे जाते हैं। यह दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इनमें एक थोड़ा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। वो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके पास में किसी भी संख्या में, आप नोट करके आपको नोटबुक में इसको लिख सकते हो आप, यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी संख्या में अगर शून्य आ जाए, किसी भी संख्या में क्या आए? शून्य आए, शून्य व इकाई अंक, किसी भी संख्या में शून्य व इकाई अंक, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, जो इकाई अंक होता है यूनिट डिजिट, उसका स्थानीय मान, इकाई अंक का स्थानीय मान, इकाई अंक का स्थानीय मान या जातीय मान, इकाई अंक का स्थानीय मान या जातीय मान हमेशा वही अंक होता है। जातीय मान हमेशा वही अंक होता है। किसी भी संख्या में जीरो व इकाई अंक का स्थानीय मान या जातीय मान हमेशा वही अंक होता है। दोस्तों वही अंक क्यों होता है इसको मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर हमने यहाँ मान लो कोई नंबर लिया 60348, यह नंबर लिया, अगर अब इस संख्या में बात करें, या मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया 60,348, अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ जीरो है, जो जो यहाँ शून्य दिया हुआ है, इसका आपको जातीय मान बताना है, यानी कि इसकी फेस वैल्यू बतानी है, तो जीरो की फेस वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर मैं इसकी आपको स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू पूछूं कि प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो प्लेस वैल्यू भी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। जीरो क्यों हुई प्लेस वैल्यू? क्योंकि जीरो के स्थान पर तो जीरो आया, इसके बाद में 3 अंक है, तो 3 बार और जीरो लिख दोगे, तो रहेगा तो ये जीरो ही ना। तो इस प्रकार से जीरो का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा जीरो ही आता है। इसके अलावा जो इकाई स्थान पे जो अंक आता है, यूनिट डिजिट की अंक आता है, जो इकाई अंक होता है हमारा या यूनिट डिजिट होती है, उसका स्थानीय मान और जातीय मान भी हमेशा वही सेम रहता है। जैसे यहाँ 8 आया, 8 का अगर मैं आपको पूछूं कि इसकी फेस वैल्यू यानी कि इसका जातीय मान कितना होगा, तो 8 का जातीय मान 8 हो जाएगा। फेस वैल्यू हमेशा वही अंक होती है, तो 8 का 8 आएगा। लेकिन इसका अगर स्थानीय मान पूछा जाए तब भी 8 ही हो जाएगा, क्योंकि 8 के बाद में राइट साइड की तरफ के अंदर कोई भी जीरो नहीं है, इधर इधर वाली साइड में कोई भी अंक नहीं है, तो कोई अंक नहीं है तो यहाँ कोई भी जीरो नहीं लगेगी, इसलिए इसका जातीय मान और स्थानीय मान सेम हो जाएगा, यानी कि एक जैसा ही हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको यह पॉइंट लिखवाया कि किसी भी संख्या में जीरो व इकाई अंक का स्थानीय मान या जातीय मान हमेशा वही अंक होता है। अभी तक दोस्तों हमने कुछ दो चीजें पढ़ी हैं। वो दो चीजें ये पढ़ी हैं कि एक तो पढ़ा है जातीय मान के बारे में, कि जो जातीय मान होता है वह क्या होता है, और यानी कि वास्तविक मान कह दे, शुद्ध मान या अंकित मान कह दे, या इसको फेस वैल्यू बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जातीय मान क्या होता है वह बताया मैंने, कि जो अंक होता है वह खुद ही क्या होता है? जातीय मान होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो जो अंक दिया जाएगा जिस प्लेस पे, उसके बाद में राइट साइड में जितने अंक आएंगे उतने ही आप जीरो लगाओगे।
अगर यहाँ दो का प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान पूछा जाता तो दो के बाद में हम उतनी जीरो लगाएंगे, तो वो हो जाएगा स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू 200। दो की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 200। इस प्रकार से हम इनकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। लेकिन इसमें एक ये होता है कि किसी भी संख्या में अगर जीरो आ जाए तो जीरो का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा शून्य ही होगा, और इकाई अंक आएगा तो इकाई का अंक स्थान पर इकाई अंक का जो स्थानीय मान और जातीय मान होता है वह हमेशा वही अंक होता है, यानी कि वह सेम आएगा। इस प्रकार से हमने अभी तक जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि संख्या हमारी क्या होती है, यानी कि जो संख्या होता है, संख्या संख्या हमारी क्या होगी दोस्तों, यानी कि नंबर। संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे, नंबर। तो संख्या यानी कि नंबर क्या होता है दोस्तों? संख्या कई अंकों से मिलकर बनती है। संख्या हमारी किससे मिलकर बनेगी? कई अंकों से। कई अंकों से मिलकर बनेगी संख्या। कई अंकों कई अंक आपस में मिलेंगे तब क्या बनती है हमारी संख्या, यानी कि नंबर बनता है। तो संख्या के अंदर क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस प्रकार से अंक लिखे जाते हैं। अंक होगा वह तो अकेला होता है, और कई अंकों से मिलकर बनती है संख्या। अगर पूछा जाए कि संख्या होती है वह क्या होती है, कई अंकों से मिलकर बनती है। और अंक हमेशा क्या होता है, अकेला, यानी कि एक हुआ, दो हुआ, 5 है, 7 है, ये 9 है, ये क्या है, ये अंक है। अगर यहाँ लिख दूं मैं 94 लिखा तो 94 क्या हो जाएगा, 94 संख्या हो जाएगी हमारी। इसके अंदर 9 और 2 हमारे दो अंक हो जाएंगे। इस प्रकार से संख्या होती है वो कई अंकों से मिलकर बनती है, और अंक होते हैं वह हमेशा अकेले होते हैं। 1 2 5 7 ये हमारे सिंगल सिंगल क्या हो जाएंगे, अंक हो जाएंगे। अब मैं आपको एक जो संख्याएं होती हैं वो किस प्रकार से कितने टाइप्स की होती हैं वह सारी बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि सहमिश्र संख्या होती है, जो जो हमारी होती है सहमिश्र संख्या। सहमिश्र संख्या को बोला जाता है दोस्तों इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। सहमिश्र संख्या है कॉम्प्लेक्स नंबर कितने प्रकार के होते हैं? तो जो हमारे सहमिश्र संख्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वह होता है दो प्रकार से। एक तो होता है दोस्तों वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर। रियल रियल नंबर। और जो हमारी होती हैं काल्पनिक संख्याएं, सेकंड पार्ट होता है इसका काल्पनिक संख्या। ये दो प्रकार की होती है सहमिश्र संख्या, काल्पनिक संख्या। इसको बोला जाता है आभासी संख्या। आभासी संख्या या काल्पनिक संख्या एक ही होता है दोनों का। काल्पनिक संख्या भी कह देते हैं इसको, आभासी संख्या भी बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखा जाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। सहमिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या यानी कि आभासी संख्या। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये दो टाइप से होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल रियल नंबर होते हैं, वह आगे फिर दो टाइप्स के हो जाते हैं। इनके आगे दो प्रकार हो जाते हैं। इनको आप नोटबुक पे नोट कर लीजिए ताकि आपके ये बहुत काम आएगी चीजें। परिमेय। परिमेय संख्याएं बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। आगे हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे सभी चीज़ों को, कि ये डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे कि ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं इनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। IRRATIONAL। रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं।
और इनको अशांत अनावृत्ति यानी कि ये नॉन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती हैं। ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत अनावर्ती बोलते हैं वैसे हिंदी के अंदर इसको, अशांत अनावर्ती। इंग्लिश में बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अशांत अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन, अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, अनावर्ती को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग यानी कि जिसका रिपीटिशन बार बार न हो। अब दोस्तों हम आगे देखेंगे जो हमारे परिमेय संख्याएं होती हैं, ये आगे फिर दो टाइप्स की होती हैं। तो जो परिमेय संख्या यानी कि जो रैशनल नंबर है वह दो टाइप, उनके दो प्रकार कौन कौन से होंगे। उनका एक प्रकार होगा शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, और दूसरा प्रकार होता है इसका अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती इसका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये रिपीटिंग में आती है दोस्तों, इसमें रिपीटिशन होता है। परिमेय संख्याओं में, अपरिमेय संख्याओं में रिपीटिशन नहीं होता। इसलिए शांत यानी कि टर्मिनेटिंग और अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। इसके बाद में जो शांत होता है, टर्मिनेटिंग होता है, ये आगे फिर दो टाइप्स की होती हैं। जो शांत होते हैं नंबर, टर्मिनेटिंग होते हैं, ये आगे दो प्रकार से होते हैं। ये काफी बड़ा डायग्राम है, इस पे आएगा नहीं दोस्तों, आगे फिर इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे। शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, इसको लिखेंगे भिन्न संख्या। टर्मिनेटिंग में आएगी भिन्न संख्या। और भिन्न संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर। और ये हो जाएगी पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्या को लिखेंगे इंटीजर नंबर्स, इंटीजर्स नंबर। भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या, ये दो दो प्रकार हो जाएंगे शांत यानी कि टर्मिनेटिंग के। इसके बाद में दो जो हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं, उनके आगे कुछ टाइप्स बनेंगे। तो अब हम जो ये पूर्णांक संख्याएं हैं, ये वाली, इनको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि इसको किस प्रकार से लिखी जाती है। तो जो हमारी पूर्णांक संख्याएं होगी, इनका डायग्राम है उसके साथ में ही है दोस्तों, वैसे यहाँ आएगा नहीं, इस पे लिखेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर आगे फिर दो टाइप्स के होते हैं। इनके दो टाइप कौन कौन से होंगे। एक में आएंगे ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर। और दूसरी तरफ आएंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या जो होती है दोस्तों, वह धनात्मक भी होती है और शून्य वाली भी होती है, और ऋणात्मक यानी कि होल नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, होल नंबर। अब इसके अंदर पॉजिटिव संख्याएं भी आएंगी, नेगेटिव भी आएंगी, और जो शून्य वाली संख्याएं होगी, जीरो होती है, वह भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। यानी कि पॉजिटिव के साथ साथ शून्य शून्य भी इसके अंदर आती है पूर्ण संख्या के अंदर। यह होती है हमारी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब आगे हम देखेंगे कि जो पूर्ण संख्या होती है वह फिर से दो प्रकार की होगी आगे। जो पूर्ण संख्या होती है वह वैसे इसके अंदर एक प्रकार नीचे पूर्ण संख्या, वैसे सारी की सारी क्या होंगी, नेचुरल नंबर्स में आएंगी। इसके अंदर एक प्रकार पहले लिख लो आप, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या के नीचे एक प्रकार हो जाएगा इसका प्राकृत संख्या, इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर।
प्राकृत संख्या आगे फिर दो प्रकार की हो जाएगी। तो इसमें दो प्रकार कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम एक और होता है दोस्तों, वो होता है रूढ़ संख्या भी बोल दिया जाता है इसको। रूढ़ संख्या इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। और दूसरा जो पार्ट होता है वह होता है भाज्य संख्या। हिंदी में बोला जाता है भाज्य संख्या, और इसको इंग्लिश में कहेंगे कंपोजिट नंबर। COMPOSITE कंपोजिट नंबर। ये होती है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इस प्रकार से यह पूरी संख्याएं हैं जो उनका ये पूरा डायग्राम होगा। ये हाफ आधा डायग्राम दोस्तों इस पेज पे है, आधा ये पहले वाले पेज पे है। सबसे पहले क्या होता है, सैमिसर संख्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। वह दो टाइप्स की होती है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी होती है काल्पनिक संख्या यानी कि आभासी संख्या, और जो रियल नंबर्स होते हैं वो उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या फिर दो प्रकार की होती है, एक तो होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती है रैशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या होती है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वह होते हैं अशांत अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। लेकिन जो रैशनल नंबर्स होते हैं वह होते हैं शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि अशांत आवर्ती। टर्मिनेटिंग जो शांत आवर्ती होती है वह आगे फिर दो प्रकार की होती है, एक भिन्न संख्या होती है जिसको फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं, और एक होती है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर्स। अब हम इंटीजर्स नंबर्स हैं, इसके आगे दो दो भाग होते हैं। इंटीजर्स नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याओं के दो भाग होंगे, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या। ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर्स, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। अब पूर्ण संख्या होल नंबर को अंदर सभी संख्याएं आ जाती हैं जो प्लस की होती हैं, माइनस की होती हैं, और जो शून्य आता है जिन संख्याओं में। होल नंबर्स को आगे प्राकृत संख्या भी कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स में डिवाइड होती है। और फिर नेचुरल नंबर जो प्राकृत संख्याएं हैं वे आगे फिर दो भागों में डिवाइड होती हैं। प्राकृत संख्या के दो भाग होते हैं, अभाज्य संख्या जिसको हम रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। और दूसरा भाग होता है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। चलिए दोस्तों, अब हम इनको पूरा डिटेल के अंदर इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये वास्तव में इनकी परिभाषाएं देखते हैं कि इनको क्या कहा जाता है, किस प्रकार से ये इनको लिखा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों प्राकृत संख्या के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, उसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। इंग्लिश में कहा जाएगा नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर है वह क्या होता है? जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृत संख्या कहा जाता है। इसमें दोस्तों शून्य को हम शामिल नहीं करते, प्राकृत संख्याओं में नेचुरल नंबर्स में शून्य को शामिल नहीं किया जाता, और ये अनंत तक चलती है यानी कि इनकी कोई लिमिट नहीं है। तो इनको हम डॉट डॉट करके आगे लिख सकते हैं। जैसे मान लो अ, जिन संख्या ये इनको क्या इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? जिन संख्याओं से गिनती शुरू होती है, जिन संख्याओं से गिनती की जाए, गिनती की मतलब गिनती की जाए या फिर गिनती शुरू होती है, ऐसे लिखो आप। जिन संख्याओं से गिनती शुरू होती है, वो सारे नंबर किसमें नेचुरल, इसमें क्या होगा? शून्य नहीं आएगी। इसमें सबसे खास बात यह है कि शून्य शामिल नहीं होगी, शून्य शामिल नहीं, इसमें शून्य शामिल नहीं की जाती। इसमें शून्य को शामिल नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो यहाँ एक आया, सबसे पहले एक आया, जीरो नहीं आएगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर्स चलते जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, और वो अनंत तक चलते जाएंगे। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे? प्राकृत नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। और अगर इनको हमने डिनोट करते हैं किसी चीज से, किस चीज से दर्शाएंगे? इन सभी नंबर्स को हम एन से दर्शाते हैं, कैपिटल एन से लिखे जाते हैं ये सभी नंबर। ये सभी नंबर एन से लिखे जाते हैं, कैपिटल एन से। और प्राकृत संख्या अनंत होती है यानी कि इनकी कोई लिमिट नहीं होती, ये अनंत तक ऐसे ही चलती जाती हैं आगे तक।
एक होती है दोस्तों पूर्ण संख्या। अब हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर्स। जो होल नंबर्स होते हैं दोस्तों, उनको अगर डिनोट करोगे आप, तो वो कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किए जाते हैं। प्राकृत संख्या को जैसे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, उसी प्रकार से पूर्ण संख्या को यानी कि होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। तो प्राकृत संख्याओं में अगर हम शून्य को शामिल कर लें, तो वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोस्तों। इनकी भी गिनती तो वैसे जीरो से इनकी गिनती है जो एक से शुरू होती है, वैसे तो गिनती शुरू होती है, इसमें शून्य शामिल नहीं होता। लेकिन इन संख्याओं में अगर शून्य को अगर हम शामिल कर लें, शून्य को अब हम शामिल करें जीरो को, तो फिर ये जो नंबर्स बनेंगे, ये नंबर्स चलते जाएंगे ऐसे डॉट डॉट करके अनंत तक। तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, जब इनमें क्या होता है, शून्य शामिल होती है। इसमें बस इतना ही फर्क होता है कि इसमें शून्य शामिल होती है, इसमें शून्य को शामिल किया जाता है। अगर शून्य को शामिल करेंगे तो फिर हम जीरो को शामिल किया तो फिर ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे, और उनको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाएगा। यानी कि प्राकृत संख्याओं में अगर शून्य को ऐड कर दिया जाए तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, यानी कि होल नंबर्स हो जाती हैं। अब दोस्तों हम तीसरा एक और डेफिनेशन होती है, वो है पूर्णांक संख्याएं। वो पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किसको कहते हैं फिर, ये होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं होती है इंटीजर नंबर्स। इंटीजर्स नंबर, जो हमारे इंटीजर्स नंबर्स होते हैं उनको हम कैपिटल जेड से लिखते हैं। अब इंटीजर्स नंबर्स को किससे लिखा जाता है, जेड से लिखा जाता है, कैपिटल जेड से इनको डिनोट किया जाता है। जब हम दोस्तों, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वह हमारी क्या होंगी फिर। पूर्णांक संख्याएं में क्या होता है, अब तक जो हम नंबर्स पढ़े वो सारे के सारे नंबर पॉजिटिव नंबर थे। वो सारे नंबर क्या थे, पॉजिटिव थे, यानी कि सारे नंबर धनात्मक नंबर थे वो सभी के सभी। अब हम देखेंगे कि जब पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, उनमें अगर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों को भी अगर शामिल कर लें, तो वो सारे के सारे पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर्स बन जाएंगे। तो वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स नंबर होंगे, यानी कि पूर्णांक संख्याएं आ जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, इसका अगर एग्जाम्पल देखोगे तो उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे। मान लो -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पूर्णांक संख्याओं के एग्जाम्पल हो जाएंगे, यानी कि ये सारे इंटीजर्स नंबर हो जाएंगे। इन सभी में नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल किया जाता है, यानी कि ऋणात्मक चिन्हों को भी शामिल किया जाता है। इन सभी संख्याओं में दोस्तों जो हमारा शून्य होता है, जीरो होता है, जो हमारा शून्य होता है, जीरो होता है, वह होता है न्यूट्रल। वह होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कि एक तरीके से जीरो ना तो पॉजिटिव काउंट होती है हमेशा और ना ही नेगेटिव, यानी ना तो जीरो को प्लस में लिया जाता है ना ही माइनस में। ये दोनों में ही मतलब ये काउंट नहीं होती, ना तो इसको पॉजिटिव मानते हैं और ना ही इसको नेगेटिव यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक नहीं माना जाता। जीरो को हमेशा न्यूट्रल माना जाता है, यानी कि जीरो क्या होती है, न्यूट्रल। जीरो से राइट साइड की तरफ बढ़ोगे तो पहला पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और लेफ्ट साइड की तरफ हम नेगेटिव नंबर को दर्शाते हैं। इस प्रकार से जो हमारी पूर्णांक संख्याएं होती है उसमें जीरो भी शामिल होती है और नेगेटिव नंबर्स भी शामिल किए जाते हैं। अब आपको तीनों के अंदर डिफरेंस पता चल गया होगा। प्राकृत संख्याएं दोस्तों नेचुरल नंबर होते हैं, जो जिनकी गिनती एक से शुरू होगी और अनंत तक चलेगी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता। जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर्स होते हैं, उनको हम डब्ल्यू से लिखते हैं और इनमें जीरो को शामिल किया जाता है। अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद में दोस्तों जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, वह होते हैं कि पूर्ण संख्याओं में अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की संख्याएं लें, यानी कि नंबर्स अगर प्लस में भी आए और नेगेटिव यानी कि माइनस में भी आए, तो वो सारे संख्याएं क्या हो जाएंगी, इंटीजर्स नंबर हो जाएंगे, यानी कि पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन जो हमारी शून्य होती है, जीरो होती है, वह न्यूट्रल होती है, ना तो वह धनात्मक होती है और ना ही वह ऋणात्मक होती है।
यानी कि ना तो वो पॉजिटिव होगी और ना ही वह नेगेटिव होगी। अब हम दोस्तों कुछ आगे देखते हैं सम संख्याओं के बारे में, कि कुछ संख्याएं सम होती हैं और कुछ संख्याएं विषम होती हैं। तो जो सम संख्याएं होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं और विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर्स, और इसको कहा जाता है ऑड नंबर्स। ये सभी को वैसे ऑलरेडी पता होगी पहले से। सम संख्याएं वे होती हैं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी कि जिन संख्याओं के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 लिखा है मिले तो वह सारी संख्याएं सम हो जाएंगी। आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वह सारी संख्याएं सम हो जाएंगी। और जिन संख्याओं के अंत के अंदर 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा लिखा है अंक, कोई भी आए इनमें से कोई भी अंक, तो वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं हो जाएंगी। या आप दो के भाग से चेक कर सकते हैं कि दो का भाग पूरा पूरा चला जाए तो सम संख्याएं होती हैं। अगर जिन संख्याओं में दो का भाग पूरा पूरा चला जाए वो तो सम, अगर पूरा पूरा भाग ना जाए तो वे विषम संख्याएं होती हैं। इस प्रकार से हम सम संख्या और विषम संख्या को आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई भी नंबर सम है या विषम है, या उनके अंत में सिर्फ 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक आए तो वे संख्याएं सम संख्याएं हो जाएंगी। अगर उनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आए तो वे संख्याएं विषम संख्याएं हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, अगर आपको यह हमारी क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह था दोस्तों नंबर सिस्टम, जो ये हमारा चैप्टर है इसका यह पहला भाग था। यह नंबर सिस्टम चैप्टर का पहला भाग था। ये था पार्ट 1। इसके बाद हम सेकंड पार्ट में और जो हमारी डेफिनेशन रहेगी उनके बारे में पढ़ेंगे, और आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में नंबर सिस्टम चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।